जो ब्लड है वो भी क्या करता है, फ्लो करता है। सो उसी ब्लड के बारे में हम बात करेंगे आज। कुछ बेसिक थिंग्स समझते पहले। ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर, एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिवर। नॉर्मली रिवर का मीनिंग है वाटर के लिए हम यूज करते हैं, वाटर जो फ्लो करता है, नदी हम बोलते हैं रिवर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी क्या करता है, फ्लो करता है। और इसी वजह से कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन आवर बॉडी कौन सा ऐसा थिंग है जिसको हम रिवर के नाम से जानते हैं, सिस्टम। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लड। और सर्कुलेटरी सिस्टम किसका काम करता है, रिवर का। और में जो वाटर होता है, वैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है फ्लो करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो रिवर ऑफ बॉडी, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा एक और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सुना है, कनेक्टिव टिश्यू वर्ड आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, नॉट ब्लड। कनेक्टिव मींस कनेक्शन। कनेक्टिव मींस जो कनेक्ट करता है, जो बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। लाइक द स्किन, बोन, मसल, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। दीज ऑल आर द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्टिंग वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन अ होल बॉडी। पूरी बॉडी में आपको कनेक्शन दे रहे हैं। एज लाइक ब्लड इज आल्सो कनेक्टिंग ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी के पार्ट से जुड़ा हुआ है। यस और नो? बट द प्रॉब्लम इज दैट जो रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज है वो सारे फाइबर्स के थ्रू आपकी बॉडी में कनेक्टेड है। लाइक बोन की बात करें, मसल्स की बात करें, सब पूरे एक जाल है, नेटवर्क है, उसके थ्रू फाइबर्स के साथ कनेक्टेड है। बट ब्लड में ऐसा नहीं होता है, ब्लड के अंदर कोई ऐसा फाइबर नहीं होता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज द ट्रू कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ट्रू जो फाइबर्स के साथ में कनेक्टेड है, एंड फॉल्स का मींस जिसमें फाइबर्स नहीं है। और उसका एक एग्जांपल द ब्लड जो आपका है, लिम्फ जो हम बात करते हैं, तो ब्लड इज द मेन एग्जांपल ऑफ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट ये किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। याद रहेगा। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा रिवर के बारे में, और दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आया था, मैंने देखा था, अभी रिसेंटली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, सर ने पेपर सोल्व करवाया था। और उसमें एक क्वेश्चन था, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, वो सबको पता है, पर ऑप्शंस देखे तब उसका मजा अलग होता है जब ऑप्शन आते हैं। ऑस्टियोमा, कार्सिनोमा, माइलोमा एंड सार्कोमा। दीज आर द फोर ऑप्शंस जो इस क्वेश्चन के अंदर थे। और क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा था, द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कैंसर इज ए osteoma, carcinoma, myeloma and sarcoma. Osteoma means cancer of bone, or bone is a connective tissue, means it is a cancer of connective tissue. Carcinoma, cancer of epithelial tissue, so ये तो eliminate हो जाएगा। Myeloma, it's a blood cancer, multiple myeloma हम आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। Cancer, so it's a type of blood cancer and blood is also a connective tissue. And the next is sarcoma. Sarcoma is a cancer of connective tissue. जितने भी connective tissue के कैंसर होते हैं उनको वन वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, सार्कोमा। सो तीन ऑप्शंस यहाँ पे है जो किससे रिलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यू से। एक ऑप्शन आप हटा सकते हैं। अब आंसर क्या देंगे हम। सो अगर हम, आपने कभी ओड और इवन खेला है, कभी ओड इवन खेला है, ओड और इवन, ओड यानी जो डिफरेंट डिफरेंट, इवन यानी सिमिलरिटी वाले। तो ये जो दो ऑप्शन है ए एंड सी, ये ओड में आते हैं, इवन में आते हैं। ये दोनों किस में आएंगे, ओड या इवन। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इसके साथ में, ऑप्शन नंबर सी के साथ, डी के साथ में, तो ये दोनों किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या बॉडी के पार्ट के कैंसर को इंडिकेट कर रहे हैं। These are the two cancer which is related to cancer of connective tissue of bone and cancer of connective tissue of blood. But this option D is not indicating any type of body part. It is indicating a connective tissue, वो किसी भी पार्ट का हो सकता है। और इसी वजह से अगर आप ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, if you are giving answer A, it means C is also right. अगर ए को राइट करते हैं तो सी भी क्या होगा, राइट होगा। दो आंसर तो राइट हो नहीं सकते, इसलिए फिर आंसर राइट क्या है, सार्कोमा, डी इज द राइट आंसर। और ये सिंपल से क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम में, बस यही ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान फोकस लगा के करोगे, आंसर आ जाएगा। एक इतना एक सिंपल क्वेश्चन जो था, जो मतलब आप में से कोई भी कर सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। तो क्वेश्चन में सिंपल से क्या पूछा, अनोस्मिया इज रिलेटेड टू, एंड ऑप्शंस आर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे वो मल्टीपल एस्पेक्ट आपके चेक कर रहा है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट एग्जामिनर इज चेकिंग यू एट मल्टीपल लेवल। फर्स्ट वो आपसे देखना चाह रहा है कि आपको एनोस्मिया का मीनिंग पता है कि नहीं है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एनोस्मिया तभी तो आगे पहुंचोगे। एनोस्मिया मींस लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर मीनिंग पता है तो आप पहुंचोगे नोज पे।
देन वो पूछ रहा है कौन सी नर्व है, मतलब नोज को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। सो कौन सी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड ऑल्फैक्टरी नर्व कौन से नंबर पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो आपको सीक्वेंस पूछ रहा है, नर्व पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, सब कुछ एक साथ एक ही क्वेश्चन में, और इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम में जाने पे आपको यही कंफ्यूजन होगा कि ऑल्फैक्टरी पहले था ऑप्टिक पहले था। आप 5 मिनट तक ये सोचते रहोगे, अरे कॉमन है, भले कितना ही याद कर लो, आप कितनी ट्रिक लगा लो, ओ ओ ओ पर वो ओ मिक्स हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोकार, पहले कौन सा था, आप क्या करें, क्योंकि वहां पे तो ऐसी कोई ट्रिक बनाई नहीं हमने आगे कि ओ एल लिख दे या ओ एफ लिख दे कुछ पहले। यस, सो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। एक अभी हमने ड्रग कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया था कुछ ही दिन पहले, भी पढ़ाया था, याद है। ड्रग कैलकुलेशन में इजी इतना दिया, एक पेशेंट है जिसको 500 mg डॉक्टर ने बोला है, कितना 500 mg तो सॉरी अवेलेबल था, 125 mg बीडीएस से बोला था उसने, और अवेलेबल कुछ था 500 mg इन 10 ml, ऐसा कुछ था, पता नहीं, ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको करने में कोई डिफिकल्टी होगी, अवेलेबल एंड क्वांटिटी तीनों करके आंसर निकालना था। एक मैंने आपको हॉलिडे सागर मेथड पढ़ाया था, याद है, उसमें आया था एक 8 मंथ का बच्चा है, और उस 8 मंथ के बच्चे को वेट है 8 किलोग्राम, इसका 24 आवर्स मेंटेनेंस फ्लूइड कितना होगा। सो इजीली आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम आगे देखेंगे, अभी हम पढ़ते हैं क्या, ब्लड। सिंपल पेपर बहुत अच्छा होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आप स्पीच कर रहे हैं वो आपका डिसरप्शन इन द स्पीच कुछ ऐसा कुछ लिखा था, और पूछा था कौन से टाइप की कंडीशन है, कंडक्टिव अफेजिया, ब्रोकास अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया, एंड एक और कुछ पता नहीं वहां पे। तो जब आप अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक, आप बोल नहीं पा रहे, तो दैट इज अफेजिया। एंड जब आप अपना एक्सप्रेशन नहीं, आप जब किसी दूसरे के पास नहीं बोल पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकास अफेजिया। और जब आप समझ नहीं पाते, दैट इज नोन एज वर्निक्स अफेजिया, जो हमने पढ़ा है एक्सप्रेसिव। आपको मैंने नर्वस नहीं पढ़ाया होगा, आई थिंक पुराने वालों को तो पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। चलो आ जाए, ब्लड स्टार्ट करें। So before starting the blood, we'll discuss a few things about the body. बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको यहाँ हेल्प करेंगे आगे। अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात करें, हमारे बॉडी वेट की बात करें, तो बॉडी किससे बना है, तो दो पार्ट है इसके, दो कंपोजिशन है। यस, जो आपका टोटल बॉडी वेट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द सॉलिड कंपोनेंट और ड्राई वेट, एंड सेकंड वन इज द फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो हम बोलते हैं, वेट। वेट, अगर आपका बॉडी वेट एक एवरेज पर्सन की बात करें, एवरेज बॉडी वेट अगर हम डिस्कस करें, तो दैट इज नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 70 kg ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन। जो एक एडल्ट पर्सन अपना वेट कैरी करता है, नियर बाय नॉर्मली 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है आपका नॉर्मल, सॉरी टोटल बॉडी वेट जो है 70 kg है, उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे टू पार्ट्स में। सॉलिड मींस यूर बोन, एंड जो भी मास है, जो ड्राई फॉर्म है, उसकी हम बात करें, तो दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 40%, एंड योर बॉडी फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली 60%. इट इज फॉर नॉर्मल adult person. It may be varies from person to person, like in children it may be nearby 80% newborn baby and infant, and in old days it may be 55%. It will be 80% in infant or newborn baby child, and it will be 55% in ओल्ड एज, बिकॉज ओल्ड एज में एट्रोफी हो गया है ऑलरेडी सेल्स का, एंड न्यू बोर्न बेबी में अभी बोन एंड जो भी मास से जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो हुआ नहीं है, तो अभी बॉडी का वेट जो है प्रॉपर ड्राई वाला डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए फ्लूइड ज्यादा होता है वहाँ पे। एंड यही रीजन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर हाइपो वोलीमिया की बात करें या डिहाइड्रेशन की बात करें, फ्लूइड रिलेटेड डेफिसिट की बात करें, तो हाईएस्ट प्रॉब्लम किस ग्रुप में आती है। सो मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप इज चाइल्ड एंड ओल्ड एज, दीज आर द टू ग्रुप व्हिच इज हाईली अफेक्टेड। वन मोर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, इन केस ऑफ फेट, अगर हम फेट की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दिस इज द नॉर्मल सेल एंड दिस इज अ फेट सेल। Which cell has more water content? सेल के अंदर वाटर होता है, that is known as intracellular fluid, ICF. There are two types of cell, one is the normal cell and one is a fat cell. Which cell is having high water content inside the cell? So if this is a normal cell and if this is a fat cell, this normal cell has more water compared to this fat cell, because in fat cell there is a high amount of fat is there, like इतना सही water होता है केवल इसमें, so fat cell is having less water and the normal cell is having more water. अब इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, there is a question जो एग्जाम में पूछा जाता है, जब हम फेट सेल की बात करते हैं और जब हम, जस्ट ए मिनट, फेट सेल और नॉर्मल सेल की बात करें, वाटर कंटेंट विल बी हाई इन विच सेल, नॉर्मल सेल, दिस नॉर्मल सेल इज मोर वाटर कंपेयर्ड टू द फेट सेल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग मोर वाटर कंटेंट, ऑप्शंस थे वहां पे, चार ऑप्शन जो मैं पुट करता हूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए फेट और फेटी मिल, बी फेटी फीमेल,
see lean male or the lean female. So these are the four options जो एग्जाम में पूछे गए थे. And simple सा क्वेश्चन था, water content is high in which person's body. So first concept, always remember fat person जो भी होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट एक नॉर्मल एडल्ट मेल और फीमेल से लेस होगा. The male or female which is fatty person is always having less amount of water inside the body compared to a normal adult person, male or female. ये तो क्लियर है. So इन दोनों के अंदर तो वाटर का कंटेंट होगा, लेस होगा, हमने ऑलरेडी लिखा है. नाउ लीन मेल एंड लीन फीमेल, लीन का मतलब दुबले पतले, इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which person is having more fat or fatty tissue in the body, male or female, either it may be lean person but fat tissue की बात करें तो मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में. So it is natural and the female is having more adipose tissue or fat tissue. fat tissue ज्यादा किसमें होते हैं, फीमेल में. तो इनमें भी वाटर क्या रहेगा, लेस. और आंसर क्या होगा, lean male person which is having the highest number of water out of these four candidate. Clear? तो यहाँ पे हम जो लिख रहे थे कॉन्सेप्ट क्लियर. ये बॉडी वेट को अगर हम डिवाइड करें तो we will divide into two part, one is a solid and second one is a fluid content. In solid there is approximately 40% and in fluid part approximately 60%. ये दोनों मैं हटा रहा हूँ, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने. क्लियर यहाँ तक? नाउ solid part solid रहेगा, बोन जो वेट है ड्राई वेट वो ड्राई वेट रहेगा, उसमें कोई कंपोजिशन नहीं होता है. बट दिस फ्लूइड पार्ट इज हैविंग अगेन फर्दर डिवाइडेशन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फ्लूइड पार्ट की बात करें यहाँ पे, दिस फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, two parts. Very good. One is intracellular fluid and second one is extracellular fluid. Intracellular means the fluid which is present inside the cell, that is known as intracellular fluid, and extracellular fluid means the fluid which is present outside the cell. So हमने वेट कितना लिया था, 70 kg. Out of this 70 kg 60% is fluid. 60% कितना होगा, 70 का 60% निकालना आता है, नहीं आता है, ऐसे निकालेंगे. 42 liter. Water should be calculated in liter. So approximately nearby fluid present in a normal adult person is 42 लीटर. एक पर्सन की बॉडी, नॉर्मल एडल्ट की बॉडी में पानी कितना होता है, 42 लीटर होता है. यही रीजन होता है इफ यू आर हैविंग डायबिटिक्स और वी कैन से डिहाइड्रेशन सिचुएशन, योर बॉडी वेट विल लूज वेरी फास्टली. बहुत फास्ट आपका बॉडी वेट लूज होता है. इसलिए तो बहुत सारे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक्स यूज करते हैं वेट लूज करने के लिए, एंड दे लूज देयर वेट वेरी फास्ट. इन केस ऑफ डायरिया, डिहाइड्रेशन, आप देखेंगे ऐसे दुबले पतले हो जाएंगे, बोलेंगे 4 दिन में फेस ऐसे सिकुड़ गया. कैसे, क्योंकि सारा पानी निकल गया और सबसे ज्यादा वेट किसका था, वाटर का. 60% वाटर था. नाउ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, in 60% we will divide into two parts. 60% is equal to 40 plus 20, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा. So 40% is intracellular fluid and 20% is extracellular fluid, or we can write here like this: intracellular fluid is 2 by 3 sorry, and this is 1 by 3. तीन पार्ट में से एक पार्ट किसका है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, और दो पार्ट किसके हैं, इंट्रासेलुलर. सो सिंपली यू कैन राइट 2 by 3 और 40% और 1 by 3 और 20%. 42 लीटर का 2/3 आप निकालेंगे, कितना आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 2 by 3 कितना आएगा, 1/4 28 liter. So the fluid which is present inside the cell that is equal to 28 liter, and 1/3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 42 का 1 by 3, so this will be 14 liter. So the amount which is present in extracellular fluid that will be 14 liter. क्लियर यहाँ तक? 2019 में क्वेश्चन था ऐसे, वहां पे एक पेशेंट का वेट दिया था और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ दिस पर्सन, और उसमें पर्सन का वेट दिया था. तो अब आप निकाल सकते हैं, किसी भी पर्सन का आपको दे दें तो पहले आपको उसका बॉडी फ्लूइड कैलकुलेट करना है बाय कैलकुलेटिंग विद जो भी वेट दिया है. लाइक 60 kg दिया तो 60 का 60% निकालना है, 70 kg तो 70 का 70 kg का 60% आपको कैलकुलेट करना है, 100 kg दिया तो उसका 60 निकाल लो, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2/3 एंड 1/3. क्लियर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर बस अंदर ही होगा, वो कहीं जा भी नहीं सकता है. But the fluid which is present in extracellular fluid that will be present in various body areas, various body cavities. So this will further divide it in different parts. Extracellular fluid again divided into two part. कितने part? Two part होते हैं? नहीं होते? तीन होते हैं? कितने होते हैं? दो, तीन, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है. तीन. Very good. So the first one is circulating extracellular fluid, and second one is non-circulating extracellular fluid. Circulating and non-circulating extracellular fluid. Circulating means the fluid which is moving from one part to another part, that is circulating extracellular fluid. And the example is the blood, plasma, that is the example of circulating extracellular fluid. And non-circulating means which is not circulating but come under the extracellular fluid, that is
हाँ अभी बताते हैं. Like this is one cell, this is another cell, this is the next cell, this is one more cell. Multiple cells are there. In between these cells there is a space which is known as interstitial space, and in this space a huge amount of fluid is present, and this fluid is known as the non-circulating fluid or the interstitial fluid. Clear? दो टाइप, सर्कुलेटिंग एंड नॉन सर्कुलेटिंग. तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. और वी कैन से इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे. इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? इंट्रावास्कुलर. इंट्रावास्कुलर. एंड द एग्जांपल इज ब्लड प्लाज्मा. क्लियर? नॉन सर्कुलेटिंग के एग्जांपल की बात करें तो इसमें दो एग्जांपल, वन इज इंटरस्टिशियल एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेकंड वन इज CSF. Very good. That is a transcellular. Transcellular. So these are the three parts come under the extracellular fluid: the intravascular, interstitial, and transcellular. Clear है? इसमें एग्जांपल लिख दिया. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटीज, दैट इज नोन एज ट्रांससेलुलर. लाइक योर एग्जांपल CSF, डाइजेस्टिव जूस, साइनोवियल फ्लूइड. ईयर के अंदर आपका एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है. सो जो भी बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट ऑल फ्लूइड कम अंडर द ट्रांससेलुलर फ्लूइड. क्लियर यहां तक? CSF, साइनोवियल फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस, एंडोलिम्फ. क्लियर है? सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉडी वेट एंड द फ्लूइड जो हम बात कर रहे थे. आ रहा है कुछ समझ में? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इतना ही छोटा ही दिखेगा, बाकी तो आएगा नहीं एक स्क्रीन पे. सो बॉडी वेट, यहाँ का बॉडी का कंपोजिशन कितने पार्ट से बना है? दो पार्ट से. वन इज द solid which is known as dry weight, and second one is fluid which is known as weight, WET, weight, गीला. जो हम वेट की बात करते हैं वो है आपका सेकंड पार्ट. कॉमन अगर हम मोस्ट हाईएस्ट की बात करें तो फ्लूइड पार्ट इज हायर देन कंपेयर टू सॉलिड पार्ट. नॉर्मल यूनिट में कितना होगा बॉडी फ्लूइड? 60%. एंड 60% जो बॉडी फ्लूइड है उसके अगेन दो पार्ट करेंगे हम. वन इज द इंट्रासेलुलर, सेकंड वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अगर आगे डिवाइडेशन करें, इंट्रासेलुलर तो सेल के अंदर हो गया, उसका कोई डिवाइडेशन होगा नहीं. सेकंड पार्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके दो पार्ट, सर्कुलेटिंग एंड नॉन सर्कुलेटिंग. सर्कुलेटिंग मतलब आपका ब्लड प्लाज्मा, और नॉन सर्कुलेटिंग मींस योर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बॉडी के सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन टू सेल्स. एंड जो थर्ड वन जो है आपका ट्रांससेलुलर, अदर देन सेल, सेल्स के अलावा जहां भी बॉडी स्पेसेस में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड. ये दिख रहा है? बड़ा करें? बना लिया? नहीं बनाया? ऊपर वाला चाहिए, यहां तक ही है. ठीक है. वो करें? सो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एंड इसमें भी आपका इंट्रावास्कुलर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड एंड उसका जो भी एलिमेंट्स है, प्लाज्मा सेल्स जो भी है, वो सारा डिटेल में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस द ब्लड, ब्लड एनाटॉमी, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा इन डिटेल्स, जो एनाटॉमी पार्ट है. देन फिजियोलॉजी पार्ट, ब्लड फॉर्मेशंस, जो आपका हेमेटोपोइसिस है कैसे बनता है, पूरा हम पढ़ेंगे. उसके अंदर तीनों सेल्स का डिटेल में स्टडी करेंगे. देन उसके बाद आपके कुछ ब्लड ग्रुपिंग जो आपने कभी पढ़े होंगे पहले, दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, एबीओ ग्रुपिंग एंड RH. सो वो पूरा पढ़ेंगे. देन उसके बाद क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस सुना है? और ऐसे देख रहे हो मेरे को जैसे मैं आज पहली बार ही सुन रहा हूँ. तो होमियोस्टेसिस. एंड देन उसके बाद डिजीज रिलेटेड टू ब्लड जो है, जिसमें एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर ब्लड कैंसर और कुछ जो अदर डिजीजेस हैं वो सारी हम वन बाय वन पढ़ेंगे और फिर इसको एड कर देंगे. कार्डियक सिस्टम हो गया? कितना बचा है? ऑलमोस्ट हो गया. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस ब्लड बिफोर एंडिंग द कार्डियक सिस्टम. लिख लिया? ऊपर करें, हटा दे? Sometime the fluid which is present in your interstitial space, that is also known as the fluid which is present in interstitial space is also known as third spacing fluid or third space fluid. This is also known as third space fluid, and interstitial space is also known as third space. And increase in this interstitial fluid or third space fluid amount lead to generalized edema on the body. आपकी पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा. That condition is known as एनासार्का. जनरलाइज्ड एडिमा ऑन द होल बॉडी इज कंसीडर्ड एज एन एनासार्का. जो हम बॉडी फ्लूइड के साथ में जब आईवी फ्लूइड पढ़ते हैं तभी मैं पढ़ाता हूं, वहां पे भी पढ़ाएंगे आपको जब हम आगे पढ़ेंगे रीनल सिस्टम तब. क्लियर है? लिख लिया? तो आज अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्लड. हटा दे इसको. ब्लड. फर्स्ट पॉइंट इज ब्लड इज अ लिक्विड और फ्लूइड व्हिच इज कम अंडर ए कनेक्टिव टिश्यू.
अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते ही नहीं होते? कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और अरे मस्कुलर इज ए कनेक्टिव टिश्यू, उसी में आएगा। बस दो ही होते हैं। अभी तो टिश्यू भी पढ़ना बाकी है, पढ़ाना बाकी है वो भी सर, वो भी पढ़ाई तो पहले नहीं पढ़ाया तो फिर पढ़ के क्यों नहीं आए? तो सेल और टिश्यू तो पहली क्लास होती है, बेसिस होता है, तो पढ़ाते भी नहीं होता कोई, वो खुद को ही पढ़ना होता है। कल पढ़ के आना सारे ना, मैंने भी कुछ दिया था, भूल जाता हूँ क्या पढ़ना था। सो कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? द टाइप ऑफ टिश्यू which provide connection। आपकी बॉडी में जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सा है? फॉल्स। एक होता है ट्रू एंड दूसरा होता है फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? ट्रू के पास क्या होगा? फाइबरस टिश्यू होंगे, फाइबर होंगे जिनके थ्रू ये क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। बट फॉल्स के पास में फाइबर नहीं होते, नो फाइबर, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक इसमें लिखा है ब्लड इज said to be false connective tissue due to it do not have fibers in its मैट्रिक्स। जब आप बोन पढ़ेंगे वहां पे फाइबर्स आपको मिलेंगे, वेरियस सेल मिलेगी। आप टिश्यू आपका मसल्स पढ़ेंगे वहां उसके अंदर फाइबर्स मिलेंगे, अलग अलग जो स्किन पढ़ेंगे वहां पे अलग फाइबर मिलेंगे। लेकिन ब्लड में ऐसा कोई फाइबर नहीं होता है। ब्लड में या तो फ्लूइड है, लिक्विड है, प्लाज्मा, और या फिर सेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, बट इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, जो पर्सन थे जिन्होंने आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था सबसे पहले, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी। अगर सिंगल वर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या लिखना है? ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, पर्सन का नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया था। याद रहेगा? रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी बताया था मैंने, ब्लड क्या है? रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप तुरंत पूछ लेना है, बाद में रखना नहीं अपने पास, पता नहीं बाद में आपको मौका मिले नहीं मिले, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा पता ही नहीं चलेगा आपको। है नीचे और तो कहाँ जाएंगे, और नीचे आने में आपको फिर डर लगता है। हाँ, जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस तो क्या। नेक्स्ट, हर एग्जाम में कुछ नया पूछता है, और इस बार के एग्जाम में भी नया तो नहीं था मेरे लिए तो, पर आपके लिए हो सकता है कुछ नया हो। सो दो तीन चीजें उन्होंने जो पूछी थी वो ऐसा मुझे लगा कि आपको नया लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन था रेड फ्लैग साइन, सुना है आप लोगों ने, देखा होगा, सर ने पढ़ाया था। एंड वन मोर क्वेश्चन इज मिशन स्माइल। तो मिशन स्माइल एग्जामिनर जो होता है वो आपका टेस्ट ऐसे लेता है कि उसके अंदर एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आई डोंट नो आपके पास वो, पता नहीं आप कर पाए। दूसरा जो दो ऑप्शन बचते हैं वहां पे, एक ऑप्शन था रिलेटेड टू डेंटल, दांतों के साथ में, और रिलेटेड टू एक था क्लैप लिप। सो ऑब्वियसली जब स्माइल का नाम आता है हमारे सामने सिर्फ दांत ही दिखते हैं, दांत क्यों दिखा रहा है, हंसता तो ही बोलते हैं। और 101% मोस्टली आंसर हम क्या देने की कोशिश करेंगे? डेंटल पे ही आंसर हमारा जाएगा होगा। लेकिन क्लैप लिप भी आप सोचें एक बार, कि जिसके पास लिप नहीं है, क्लैप कटा हुआ लिप है, वो बेचारा अपना मुंह छुपाता फिरता है, छुपाता है। अगर उसकी लिप की सर्जरी कर दी और उसका फेस बिल्कुल सही हो गया तो उसकी लाइफ में क्या आ जाएगी? तो वो रियल स्माइल के लिए था, मिशन स्माइल वो था जो हमने ये देखा, मिशन नया था। तो उसमें आंसर क्या होगा? क्लैप लिप के लिए हम ये करते हैं, ना कि डेंटल के लिए। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, पर थोड़ा क्या करना है, जोर लगाना है दिमाग में कि क्या हो सकता है आंसर, फिर आपको क्या देना है अपना आंसर पुट। मुझे जैसे जैसे याद आएंगे मैं बताऊंगा, अभी एक साथ याद आना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे, हो सकता है आपके नॉर्थ सेट में कहीं काम आ जाएंगे, तो एग्जाम वाले का कोई भरोसा नहीं होता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज, आई थिंक ब्लड का तो सबने देखा ही है, देखा है सबने। पहला पॉइंट अगर हम बात करें ब्लड की, तो इसका कलर देखा है कैसा होता है? रेड कलर ऑफ द ब्लड। सो किसी ने सिंपली ऐसे पूछ दिया कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका आंसर सिंपल से क्या देना है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट आरबीसी, हीमोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को क्या देता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड दिस रेड विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ रेड। आपने देखा होगा जब हम ये शॉप पे जाते हैं और जब कोई कपड़े या ऐसा कुछ लेना होता है तो वहां पे पता चलता है रंग भी कितने होते हैं। लाइक रेड, रेड में भी फिर अलग अलग रेड आते हैं, डार्क रेड, हाँ, मैरून रेड एंड पिंक रेड एंड पर्पल रेड, सारे रेड ही रेड, पता नहीं। और वो दुकानदार भी ऐसे ही दिखाता है, ये देखो ये नया रेड आया, ये अलग ही रेड, ये वो वाला रेड नहीं वाला। सो वो वैसे हमारे ब्लड में भी दो रेड होते हैं। दिस रेड कलर विल बी कन्वर्टेड और चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दैट ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन ऑक्सीजन बाइंडेड विद हीमोग्लोबिन, this will produce a bright
red color of the blood, bright red color which can be understood by a scarlet red, bright red color और scarlet red जो चमकीला bright red आएगा और आप सैंपल को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज द ब्राइट रेड एंड दिस इज द डार्क रेड कलर. सो ब्राइट रेड कलर इज एन इंडिकेशन फॉर विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होने पे आपको मिलेगा एंड इट इज प्रेजेंट इन योर विच सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, आर्टरी के अंदर आपका होगा ब्राइट रेड. एंड ये एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, इफ एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज देयर, क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इन दैट सिचुएशन यू शुड असेस द कलर ऑफ द ब्लड. आपको क्या देखना है, कलर देखना है. इफ कलर इज ब्राइट रेड कलर और टाइम कुछ भी हो, लाइक जस्ट आफ्टर पोस्ट ऑप, 2 hours of post-op, 10 hours of post-op, 12 hours, 24 hours, 2 day, 5 day, 10 day, whatever time is there. If bright red bleeding is there, it is completely abnormal type of bleeding, and you have to immediately inform to doctor because bleeding कहाँ से हो रही है, artery से हो रही है. So arterial bleeding is always a type of abnormal bleeding. But in case of deoxygenated bleeding, it will be dark red, or sometime it will be like this color, purple or dark red color. Little bit purple color आपको मिल सकता है, dark red या purple color. This bleeding may be in some cases expected, कुछ कंडीशन में ये एक्सपेक्टेड हो सकती है, लाइक आफ्टर सर्जरी, गैस्ट्रेक्टोमी की आपने या और कोई भी ऐसी सर्जरी किया, ड्रेनेज आ रहा है, नेजल ट्यूब से आपने जो एनजी ट्यूब डाली उससे ड्रेन आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इज कि फॉर 12 आवर्स द डार्क रेड ब्लड ब्लीडिंग विल बी देयर और ड्रेनेज विल बी देयर, दैट इज एक्सपेक्टेड, नॉट नीड टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर. वहां पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट ब्राइट रेड कलर आता तो तुम क्या करना है, इन्फॉर्म करना है. एंड दिस डार्क रेड कलर ब्लीडिंग नियर बाई आफ्टर 24 आवर्स कंप्लीटली स्टॉप. 24 घंटे के बाद वो डार्क रेड जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं लाइट रेड कलर धीरे धीरे राइट रेड पिंक और फिर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेड ब्लीडिंग कितने टाइम के लिए है, 24 12 आवर्स तो मिनिमम बोला मैंने, बट 24 आवर्स तक एक्सपेक्टेड है डार्क ब्लड आ सकता है मिनिमम. एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट इज कितना तक, ठीक है, ऐसा नहीं 10 लीटर बाहर निकल गया तो एक्सपेक्टेड आने दो, अमाउंट भी होना चाहिए कुछ, कितना अमाउंट आएगा तब तक आप बोलोगे इट इज ओके. सो इन 24 आवर्स the amount of the blood which is expected, that is 100 ml amount of the blood is expected. If it is more than 100 ml, again you have to inform to the doctor, and if it is less than 100 ml and dark red color, no need to inform to the doctor, but it is for 24 hours only. After 24 hours this will also be abnormal. अगर 24 घंटे के बाद में भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर अभी क्या बोलो, वापस डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि अभी भी ब्लीडिंग क्या हो रही है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है. क्लियर है. नेक्स्ट हटा दें इसको, कलर याद हो गया, डार्क रेड एंड ब्राइट रेड. डार्क रेड इन केस ऑफ venous blood, venous नहीं लिखा मैंने, लिख देंगे आप, venous blood, and it is for arterial blood, oxygenated or deoxygenated. And red color is totally because of presence of hemoglobin in the blood. So when hemoglobin amount is decrease, जब hemoglobin amount decrease होगा तो blood का color में भी आपको क्या मिलेगा, changes देखने को मिलेगा. Specifically at the tip of body, जो body के tip वाले part होते हैं, जैसे finger tips, आपके lower limb में tips हैं, यहाँ पे आपके whitish coloration, nails पे white हो जाएंगे, जो आपका टाइम देखते हम कैपिलरी रिफिल टाइम, दैट विल बी इंक्रीज. सो आगे हम देखेंगे वो सारे पॉइंट. तो हीमोग्लोबिन के अमाउंट पे डिपेंड करेगा ये सारा. नेक्स्ट हटा दे. विस्कोसिटी और थिकनेस जानते हो, विस्कोसिटी और थिकनेस, ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस यानी थोड़ा गाढ़ा, थिक टाइप ऑफ थिक ब्लड है. वाटर के कंपैरिजन में अगर करें, वाटर को ब्लड को ऐसे डालेंगे तो पहले कौन नीचे जाएगा, वाटर पहले हेवी जाता है, पहले जो आपका लाइट वेट होता हो जाता है, हेवी जाता है. वाटर हेवी है या ब्लड हेवी है, ब्लड हेवी है, नॉट वाटर. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी वी कैन से थिकनेस और चिपकने की प्रॉपर्टी, वो ज्यादा किसमें है, ब्लड में. लाइक एक शहद होता है हनी शहद, उसमें बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है और लेकिन उसको वहां से निकलने में टाइम लगेगा, वो बाहर ही नहीं आएगा, लेकिन पानी तो आ जाएगा, इसलिए पहले कौन जाएगा, वाटर. सो ब्लड की विस्कोसिटी अगर हम कंपेयर करें वाटर से तो कितने टाइम ज्यादा है, 5 टाइम मोर कंपेयर टू वाटर. विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज 5 टाइम मोर कंपेयर टू द वाटर. नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हो. So specific gravity is 1.045 to 1.065 ब्लड की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी. इफ इट इज हाई, अगर ये 1.065 से ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी विल इंडिकेट विस्कोसिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. अगर ग्रेविटी बढ़ा है तो विस्कोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज, the water content in the blood will decrease, so blood की viscosity बढ़ जाएगी. Viscosity will increase, that increase the gravity, and when viscosity decrease, then decrease the gravity. ये पैरेलल होते हैं दोनों. So जब डिहाइड्रेशन होता है तो viscosity बढ़ जाती है, and जब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है तो viscosity कम हो जाती है, ग्रेविटी आपकी कम हो जाती है. नेक्स्ट टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम वहां पे ध्यान नहीं देते हैं, गलत कर देते हैं. जैसे क्वेश्चन आ गया कि which of the following is a normal body temperature, तो body temperature is always 37 degrees centigrade, but our blood temperature is a little bit more than your body temperature, and that's the reason
Why? When we have any type of inflammation, आपने देखा होगा साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, 5 साइन पढ़ते हैं हम, पेन, टेम्परेचर, आपका स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, जो हम 5 पढ़ते हैं, इसमें एक आता है टेम्परेचर. वो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है बॉडी उस पार्ट का? बिकॉज जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस पार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज. एंड ब्लड टेम्परेचर इज 1 डिग्री मोर देन बॉडी टेम्परेचर. सो वहां पे जब ब्लड ज्यादा होगा तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा. सो ये ध्यान रखना है, अगर ब्लड का टेम्परेचर पूछे तो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर नहीं देना है, यहाँ आंसर क्या देना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज द टेम्परेचर ऑफ योर ब्लड व्हिच इज लिटिल बिट हायर देन योर बॉडी. क्लियर? नेक्स्ट, कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर. अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब प्लाज्मा प्रोटीन और हम पढ़ेंगे डिटेल में, आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन. अभी जस्ट वैल्यूज लिख रहे हैं हम. सो कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर, नॉर्मली जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टीरियल और विनस एंड, तो वहां पे दो टाइप के प्रेशर हम पढ़ेंगे. वन इज द ऑन्कोटिक और द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Always remember, in our body, the oncotic or the osmotic pressure is always equal at every body part. Osmotic pressure is always same, हर एक body part पे same रहेगा. The pressure varies in hydrostatic pressure only. सिर्फ hydrostatic pressure क्या होगा? कभी कम कभी ज्यादा होगा. In arterial and the hydrostatic pressure will be less or more. And in venous and the hydrostatic pressure will be less. जो मैं आगे explain करूंगा जब nutrient exchange हम पढ़ेंगे तब. So ये oncotic pressure, osmotic pressure हमेशा क्या होता है? सेम रहेगा 25 to 30 mm ऑफ Hg. तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं. कभी कभी यहाँ पे ऑस्मोटिक लिखा हुआ आता है, कभी कभी ऑन्कोटिक लिखा आता है, पता ही नहीं चलता सर ये हो क्या रहा है. ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर both are same or both are different? Same. There are two terms, one is the osmotic pressure and second one is oncotic pressure. The meaning of osmotic pressure is it's a type of pulling pressure. It's a type of pulling pressure which is exerted by all the solute content which present in our blood. ब्लड के अंदर जो भी सोल्यूट कंटेंट है उनके थ्रू एक पुल करने वाला जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ब्लड के अंदर कौन कौन होता है? तो ब्लड के अंदर आपका ब्लड सेल्स होती है, सेल्स होती है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी सोल्यूट कंटेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया क्रिएटिन, जितने भी सोल्यूट का दो पार्ट है ब्लड के, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज द ब्लड सेल्स और जो अदर कंपोनेंट है वो. तो जो सेकंड पार्ट वाला, जो अदर कंपोनेंट वाला पार्ट है, वो सारा जो प्रेशर बनाएगा वो किसमें आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली created or exerted by one thing that is known as plasma protein. Highest जो प्रेशर जनरेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर वो किसका पार्ट है? प्लाज्मा प्रोटीन का. इसका रोल सबसे ज्यादा होता है, बाकी सबका प्रेशर कम होता है. सबसे बड़ा रोल किसका है? तो आंसर होगा प्लाज्मा प्रोटीन. दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज हैविंग द मेजर रोल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर बॉडी. अब सर ऑन्कोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या है? तो ऑन्कोटिक प्रेशर की बात करें तो अगर आप बॉडी के अंदर मेजर कर रहे हैं किसका प्रेशर? प्लाज्मा प्रोटीन. The pulling pressure which is exerted by only the plasma protein, that is known as oncotic pressure. So difference in between osmotic pressure and oncotic pressure is the pressure of plasma protein and osmotic pressure is the pressure of plasma protein with other solute in the blood. दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर दो पार्ट हो गए, वन इज द ऑन्कोटिक प्रेशर प्लस अदर सोल्यूट प्रेशर. दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. बट मेजर रोल किसका होता है? प्लाज्मा प्रोटीन का. इसलिए हम क्या लिख देते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर भी यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा रोल किसका है? आपके प्लाज्मा प्रोटीन का. क्लियर हो गया ये? एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल इन एवरी बॉडी पार्ट एंड दैट विल बी 25 to 30 mm ऑफ Hg इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. हर एक बॉडी के पार्ट में कितना रहेगा ये? 25 to 30 mm ऑफ Hg रहेगा. क्लियर है? अगर इस ऑन्कोटिक प्रेशर में रिडक्शन होता है, कम होता है ये ऑन्कोटिक प्रेशर, तो क्या हो जाएगा बॉडी में? इफ ऑन्कोटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड, पुलिंग प्रेशर विल रिड्यूस. पुल नहीं करेगा तो फ्लूइड कहां जाएगा? बाहर. और जब बाहर जाएगा तो किसमें जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में. और अभी बताया था क्या हो जाएगा? एनासार्का. पर्सन विल हैव द एनासार्का. सो पेशेंट में क्या हो जाएगा? एनासार्का, जनरलाइज्ड एडिमा. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. सो कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर इज 25 to 30 mm ऑफ Hg. मूव करें, लिखिए नेक्स्ट. ब्लड वॉल्यूम. सो ब्लड वॉल्यूम इज टोटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. अलग अलग एज ग्रुप में ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट होगा, अलग अलग मिलेगा. लाइक जैसे यहाँ पे न्यूबॉर्न से हम स्टार्ट करते हैं. न्यूबॉर्न जो अभी जस्ट बोर्न हुआ है, 0 to 7 days 1 week का जो बच्चा है, अर्ली न्यूबॉर्न, नियोनेट या न्यूबॉर्न जो हम बोलते हैं, और फिर 7 to 28 तक नियोनेट, फिर 28 से आगे इन्फेंट हो जाता है, 1 साल तक ऐसा ही होता है. सो न्यूबॉर्न बेबी, अगर बेबी की बात करें 1 to 2 kg का वेट है. 1 to 2 kg वेट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? 1 to 2 kg क्या है? नॉर्मल है. द नॉर्मल बॉडी वेट इज नियर बाय 2.5 एंड एवरेज इज 2.5 एंड इट शुड बी, अगर हम टोटल रेफरेंस में देखें तो 2.5 to 3.5 एवरेज रेफरेंस देखें तो. लेकिन नॉर्मली हम कहां तक कंसीडर कर सकते हैं? 2.5 लेस तो मिनिमम हो सकता है 2.5. लेकिन ये तो क्या है? 2 kg तक है. अगर 2 किलो का बच्चा है मतलब वो टर्म बेबी
नहीं होगा। 2 किलोग्राम का बच्चा मतलब इट इज ए प्रीटर्म बेबी, इमेच्योर बेबी, अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए उसका वेट, बॉडी का वेट क्या है, लेस है। सो इफ द प्रीटर्म बेबी इज देयर व्हिच वेट इज 1 to 2 किलोग्राम, द ब्लड वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 100 ml पर केजी, यानी वेट 2 किलोग्राम है तो ब्लड कितना होगा टोटल 200 ml. If weight is 1 kilogram then 100 ml, 1.5 then 150 ml. So this is for preterm baby. Term infant to adult, जो बच्चे का वेट मोर देन 2 किलोग्राम है वो टर्म बेबी होगा, जो 2.5 या 3 किलो और उससे ज्यादा एडल्ट लाइफ तक हम चले जाएं, किसी भी एडल्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो उसका वेट के अकॉर्डिंग ब्लड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80 ml पर केजी। जैसे हमने बात किया था एक नॉर्मल एडल्ट का बॉडी वेट कितना होता है 70 केजी, सो इट विल बी मल्टीप्लाई विद 80, इट विल बी 5600 ml, अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 5.6 लीटर। एक नॉर्मल एडल्ट की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है नियर बाई 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है, तो ये एवरेज आ रहा है बीच में 5500 5.6 लीटर जो एवरेज हम बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एडल्ट वो लिख दिया हमने ऊपर ऑलरेडी, सो 5 to 6 लीटर इन मेल, और अगर फीमेल की बात करें इन वुमेन इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 4 to 5 लीटर। व्हाई फीमेल इज हैविंग लेस अमाउंट कंपेयर्ड टू एडल्ट मेल? So there are many factors in female. One is we already discussed, that is more fatty tissue is there and that's why the body fluid is less, और body fluid कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड थिंग इज बॉडी वेट इन मेल एंड इन फीमेल, if you compare at the same age like 20-year male person and 20-year female person, then weight जो अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे weight में difference जाएगा, male will have the higher body weight compared to the female, so that is also one reason. And one other reason is the loss of blood, that is also a reason because of menstrual flow, that will also decrease the blood volume every month. So these are multiple factors जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे फीमेल में। नेक्स्ट पीएच, पीएच पढ़ा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की बात करें, पीएच किसने डिस्कवर किया था, पर्सन थे जिनका नाम था सोरेनसन, याद है? सोरेनसन ने डिस्कवर किया था पीएच को, और पीएच का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पता है सबको कैसे डिस्कवर किया? जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो वो सच में डिस्कवरी नहीं कर रहे होते, वो ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं और उनको लगता है ऐसा हो गया और वो डिस्कवर हो गया। पता है वो एक था, उसे ऐसे फूंक मारा था घर पे बैठे बैठे चूल्हे में, और उसे क्या डिस्कवर कर दिया उसने, बल्ब बना दिया। देखा है कभी पटना बल्ब कैसे डिस्कवर हुआ? पुराना बल्ब आता था टंगस्टन वायर के साथ में ऐसे हीट देने वाला, 60 वाट 100 वाट 200, बड़ा सा बल्ब आता था पुराना, नहीं देखा? ये आजकल तो व्हाइट लाइट, पहले एक अलग लाइट आती थी, मून लाइट की तरह ही नहीं, वो अलग, हाँ ऐसी लाइट आती थी सनलाइट की तरह, ऑरेंज नहीं आती थी उसमें टंगस्टन वायर होता था, फिर वो टूट जाता, फिर बहुत कोशिश करते ऐसे उसको मिलाने की, कभी कभी मिल जाता तो बहुत खुशी होती, बाकी मेहनत बेकार ही जाती थी। कभी उसका पीछे का निकाल के उसमें पानी भर के कुछ बनाते थे, देखा है? हाँ वही सारे बचपन की चीजें उसकी। सो उसका जो डिस्कवरी किया था वाटसन ने, तो उसने क्या करा था, वो घर पे बैठे बैठे मम्मी रोटी बना रही, वो फूंक मार रहा है चूल्हे में, उसको पता नहीं क्या सुझा, उसने बल्ब बना दिया। वैसे ये भाई साहब भी कुछ कर रहे थे और इनको पता नहीं क्या लगा, जो उन्होंने क्या बना दिया, पीएच। कैसे बनाया पीएच, पता है पढ़ना है? ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स फिजिक्स है, उसको पढ़ने से कुछ फायदा मिलेगा नहीं वैसे, हाँ तो इसलिए छोड़ देते हैं, पीएच की ऑपरेट डिस्कवरी नहीं पढ़नी है। पीएच की हम बात करें तो नॉर्मल जो पीएच हम पढ़ते हैं, स्केल आपने देखा होगा, न्यूट्रल पीएच इज 7, 7 is the neutral pH. If the pH is less than 7, it will be acidic, and if it is more than 7, it will be alkaline. If it is, this is 0 and this is 14. So if it is near to 0 or toward 0, like यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कम एसिडिक है, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक, हाईली एसिडिक जिसको हम बोलते हैं। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक कंपोनेंट कहाँ पे होता है? So our gastric acid is the highest acidic component. pH is approximately nearby 1. Average is 1. 1 होती है? कितना होता है pH? 0.6 या 8 to 1.4 या 1.2 के समथिंग कुछ होता है आपका स्टमक का pH, जिसको हम एवरेज बोलते हैं 1, नियर बाई 3, और 3 से भी ज्यादा एसिडिक होता है, 3 होता है। आई डोंट नो एक्जैक्टली वैल्यूज, अभी मुझे याद नहीं, पर हाईली एसिडिक किसका है? स्टमक। जीआईटी में आप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सर पढ़ाएंगे, आप भी घर जाके पढ़ सकते हैं, बट याद क्या रखना है, हाईली एसिडिक कंपोनेंट क्या है? तो आंसर क्या है? गैस्ट्रिक एसिड। इट इज हाईली एसिडिक कंपोनेंट इन आवर बॉडी। सो अगर हम ब्लड की पीएच की बात करें तो इट विल बी नियर बाई 7.40, व्हिच इज लाइक एट दिस रेंज, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये किधर जा रहा है? अल्कलाइन, बट लिटिल बिट मोर देन न्यूट्रल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। ब्लड का पीएच नॉर्मली हम क्या मानते हैं? स्लाइटली अल्कलाइन। इट इज एन एवरेज वैल्यू, अगर हम रेफरेंस की बात करें तो इट विल बी 7.35 टू 7.45, एवरेज पूछे तो 7.40। सो दिस इज द पीएच ऑफ ब्लड। इन ब्लड स्टडी the pH which is below 7.35 is considered as an acidic, and if the pH is more than 7.45 will be considered as an alkaline, and we will consider neutral. In blood study we will consider 7.4 as a neutral. ब्लड में हम क्या मानते हैं? 7.4 को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन रियल में न्यूट्रल पॉइंट क्या है? 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? याद रहेगा पीएच। चलें आगे। सो ये हो गया पीएच 7.35 टू 7.45। यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपको याद रखना, अगर कभी पूछ ले आपसे कि परसेंटेज में कितना होता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज में पूछ ले कि टोटल परसेंटेज ऑफ योर ब्लड इन आवर बॉडी कितना होता है, कितना होता है?
सो अप्रोक्स 60%, 70%, और 70 किलो के पेशेंट में 70% ब्लड होगा तो बाकी सब कहां जाएंगे? सो इट इज नियर बाय 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। आप 70 केजी गए तो 70 को 7 से मल्टीप्लाई करें 4.9, और 8 से करेंगे तो 5.6। इस बीच में आपको मिलेगा आपका ब्लड का वॉल्यूम। नेक्स्ट। ओके, ये तो कुछ इमेजेस है। सो जैसे आपने ग्लूकोमीटर देखा होगा, एबीजी मशीन देखा होगा, वैसे ही एक छोटा सा मीटर है जिसको हम बोलते हैं पीएच मीटर। आपके ब्लड की पीएच को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंटली। अगर आपको सिर्फ पीएच मेजर करना है, इफ यू ओनली रिक्वायर टू मेजर पीएच ऑफ द ब्लड, यू विल यूज दीस मीटर्स। दिस इज द मीटर जहां पे आपको सिंगल ड्रॉप रिक्वायर्ड होगी। जैसे हमें ब्लड शुगर टेस्ट करने में एक सिंगल ड्रॉप चाहिए वैसा, एंड इसमें थोड़ा सीरीज में सैंपल आपको लाना पड़ेगा अगर पीएच रिक्वायर्ड है तो। दोनों ही किसके लिए है? बोथ आर फॉर द पीएच मेजरमेंट। ब्लड पीएच आपको मेजर करनी है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये इमेज आता तो आप बोल सकते हैं pH meter which is used to measure the hydrogen ion activity in our solution. Next. Composition. अरे इसमें क्या लिखना है? इसमें पिक्चर लिखोगे ऐसे है? डायग्राम नहीं बनाना है, कोई नहीं पूछेगा डायग्राम ऐसा। उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे डायग्राम है, इसको क्यों पूछेंगे वो? है वो करे। नेक्स्ट इज द, अगला क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जैसे हमने बॉडी का कंपोजिशन देखा, टू पार्ट्स देखे, सॉलिड एंड फ्लूइड। सेम लाइक आज हम अभी हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस से बना है? तो इसमें कुछ नहीं है, मुझे लिखना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्लड इज हैविंग टू पार्ट और टू टाइप्स ऑफ कंपोजिशन जिससे ब्लड बनता है आपका, जो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं दोनों को। द फर्स्ट वन इज द हाईएस्ट पार्ट इन आवर ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। As I mentioned you in the nervous system, starting of the nervous system, that I have an option to cut these all things. ऐसे इरेजर दिया हुआ यहाँ पे, and I can cut like this. Easily क्या हो सकता है? हट सकता है, but you don't have any eraser for this writing pen. पेन के लिए इरेजर आपके पास नहीं है क्या? If you have, then you can write. Otherwise, you will be बाद में क्या कर रहे होंगे? कट कर रहे होंगे। तो थोड़ा क्या करो, पहले समझ लिया करो, वेट किया करो, ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। जब तक 7:30 नहीं बजेगी तब तक तो पढ़ाएंगे यहीं पे। तो इसलिए कहाँ जाना है आपको? भाग के कौन सी ट्रेन पकड़नी है अभी? पीछे मैं पी नहीं लिखता हूँ, उससे पहले लाजमा लिख देते हो आप, बाद में मैं P4 का अलग कर दूंगा कुछ और है। इसलिए थोड़ा क्या करें, हाँ पेशेंस रखो थोड़ा। नेक्स्ट, सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक क्वेश्चन है एग्जाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हाँ, तो वहां पे आधे तो ढूंढ ही रहते फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है, तो हमने सुना ही नहीं कभी, तो वो भी आज देख लेंगे क्या है फॉर्म एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा की बात करें, इट इज नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 55%। जितना भी ब्लड होता है उसका कितना होता है? 55% इज प्लाज्मा, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट इज हैविंग 45%। 45% जो है वो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम अदर वर्ड में बोलते हैं ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में बनती है हर बार रेगुलर बेसिस, बनती है अलग अलग दिन पे, कुछ 120 डेज पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, फिर नई 7 दिन में बनेगी, फिर वो आपकी बॉडी में रहेगी। सो हर बार नई बन रही है, इनको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 45%। तो दोनों में से पूछा जाए ब्लड में हाईएस्ट कौन होता है, तो आंसर क्या लिखना है? द प्लाज्मा इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट इन आवर ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। एंड इन ब्लड सेल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। These are the RBC, that is the red blood cell, which is also known as erythrocyte. White blood cell, which is known as leukocyte. And the third one is the, okay मैंने white ही लिखा है, WBC लिखना था यहाँ पे, आप लोग white लिख दोगे बाद में, WBC, and third one is the platelet, which is also known as thrombocyte. So these are the 3 blood cells which is known as a foam element. The number or the values जो आपने देखा होगा कभी CBC आपने करवाया ना, उसमें देखा होगा कभी आपने, तो RBC, the normal level of RBC is कितना होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसी 4.5 to 5.56. So according to age group, male and female having different level of these RBCs, but एक एवरेज अगर हम बात करें तो 4.5 to 5.5 millions of RBC per cubic mm जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। WBC नियर बाई 4 to 11 thousands in our body in forms element. The least number of cell is white blood cell. सबसे कम नंबर किसका है? तो
WBC का है ये 4 से 11 4 to 11 thousands only per cubic mm and the platelet is having approximately nearby 1 to 4 lakhs per cubic mm 1 से 4 लाख होती है ये तो ये WBC से भी ज्यादा होती है तो सबसे कम कौन होती है तो आंसर होगा WBC white blood cell is having the least formed element least and highest is RBC clear अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन है वो तो मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगा लाइक RBC मेनली जो हमारा ऑक्सीजन वाला पार्ट है जो हम पढ़ते हैं मेन पार्ट जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपको मिलती है हीमोग्लोबिन से वो आपको WBC आपका मेन जो है डिफेंस के लिए एंड प्लेटलेट मेनली फॉर द क्लॉटिंग अदर फंक्शंस भी है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा बट मेन जो हम बात कर रहे हैं दिस थ्री आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ दिस फॉर्म्ड एलिमेंट तो फॉर्म एलिमेंट यहां पे खत्म इसमें कोई आगे डिवाइडेशन नहीं इन सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे वन बाय वन बात करते हैं इधर ब्लड प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दो टाइप होंगे दैट इज इन प्लाज्मा इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज है ऑर्गेनिक नो ऑर्गेनिक नहीं है फर्स्ट वन इज वाटर हाईएस्ट कंपोनेंट क्या है प्लाज्मा का वाटर अभी मैं लिखा इसलिए कि आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो एंड सेकंड वन इज अदर्स अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इन आवर बॉडी व्हिच secretions or which fluid content having highest amount of water in our body like बहुत सारे secretions होते हैं from top से start with tears saliva then digestive juice our plasma synovial fluids ये सब इतने सारे fluid highest amount of water कौन से fluid में होता है plasma so the highest amount of water is present in our saliva that is 99 or in some time 99.5% water is present in our saliva plasma में नहीं होता है ठीक है water content is approximately nearby 91 to 92 percentage of water is present in our this condition water and approximately nearby 8 to 9% is others 8 से 9% क्या होता है आपके others आपको देखने को मिलते हैं and out of these 8 to 9% others में 7% is taken by the plasma protein 7% तो किसका है plasma protein का है जो मैं अभी आपको बताता हूं आगे तो others में कितना है 8 to 9% this will further divide into two parts others will divide into two parts that is the inorganic and the organic composition the inorganic which is having the one thing which is known as electrolytes all the electrolytes will come under inorganic composition जैसे sodium potassium chloride magnesium calcium ferrous जितने भी electrolytes all the electrolytes will come under the inorganic composition of our blood plasma and in organic compositions like all the nutrients the carbohydrate major nutrient fat enzymes hormones nitrogenous waste या metabolic waste जानते हो यूरिया यूरिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट टॉक्सिन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर मैंने प्रोटीन नहीं लिखा था फेट और कार्बोहाइड्रेट लिखा था प्रोटीन क्योंकि मुझे और लिखना उसमें आगे डिवाइड करना उसको इसलिए लास्ट में लिखा है सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन इन आवर बॉडी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्लाज्मा मैंने बोला था 8 to 9% में इसका कितना हिस्सा है तो 7% ये लेके जाता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल अगर आपसे पूछे तो नियर बाय कितना होता है 7 approximately nearby 7% is gram percentage now in our body we have three type of plasma protein main plasma protein कितने हैं 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन बना दो 3 यहाँ पे आपको नहीं बनाने one is the albumin second one is the globulin and third one is the fibrinogen these are the major 3 plasma protein जो हमारी बॉडी में हम देखते हैं and in out of these 3 the highest amount of the plasma protein is albumin which is approximately 4.7 gram percentage globulin is approximately nearby 2.3 gram percentage ये लेवल बता रहा हूं ब्लड प्लाज्मा में and fibrinogen is approximately nearby 0.39 approximately nearby 0.4 percentage this is the level albumin main function of albumin is maintaining the osmotic pressure भी बताया था osmotic pressure को maintain करने का काम किसका है albumin का है ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करना याद है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG IgA IgM ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन इट्स अ क्लॉटिंग फैक्टर जो किसके लिए रिस्पांसिबल है क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग कराएगा सो क्लॉटिंग के लिए रिस्पांसिबल फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करना IgG IgA IgM D जो भी होता है ये आगे पढ़ेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली मेंटेन्ड बाय द एल्बुमिन एक और क्वेश्चन तो याद रखना है द रिलेशनशिप बिटवीन और द रेशो बिटवीन द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन तो आप देखोगे इसको 10 डबल करोगे तो ये आ जाएगा डबल करने पे आ रहा है 4.7 लगभग तो इसलिए हम बोलते हैं 1:2 या बोलते हैं 2:1 एल्बुमिन 2 एंड ग्लोबुलिन 1 दैट इज रेशो बिटवीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन क्लियर दिस इज द composition of blood now you can write clear
बातें करने के लिए नहीं बोला है ना, लिखने के लिए बोला है, तो लिखना है, लिख लिया है तो फिर आगे चलते हैं। बोलिए सभी को, अरे समझ में आ रहा है, ब्लड समझ आ रहा है, हाँ वेरी गुड। अदरवाइज आई एम जस्ट रिवाइजिंग माई सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद मैं अपने आप को रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ। आपको आ तो रहा है समझ में? मैंने पहली बार पढ़ा है इधर तो ब्लड, आज ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो ये सर पढ़ाते हैं, बट सर के पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी है जाने की, तो इसलिए हमने बोला चलो नर्वस बाद में, पहले क्या पढ़ाते हैं, ब्लड, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अरे अभी बोला ऊपर कर दो, लिख लिया। सो कल पढ़ के, कल टेस्ट है, वेरी गुड, अभी याद आ गया मुझे, अभी मुझे याद आ गया कि टेस्ट है, अभी सोचता हूँ मैं क्या क्या टॉपिक है। सो आपका इंटेगोमेट्री सिस्टम जो लगभग कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा ही बचा है, बर्न हो गया कंप्लीट, कुछ डिजीज भी हो गई है, बर्न हो गया, हाँ तो कोई नहीं, बर्न तक जो है आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और उसके अलावा गायनेकोलॉजिकल जो भी था वो आई थिंक सर ने कंप्लीट करा दिया, तो वो जो है लास्ट वीक में जो पढ़ा है वो पढ़ के आना है। और सर ने जो है आई थिंक एक ही क्लास ली है इस वीक में, आज ली है, और मैंने एक क्लास ली है आज और एक ली है नर्वस सिस्टम की, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मेरे पास तो। इसमें भी इंट्रोडक्शन, उसमें भी इंट्रोडक्शन, इसमें भी सारे ऐसे ही बनाया मैंने तो सारा, और नर्वस सिस्टम में भी यही बनाए थे सारे, उससे कुछ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे, तो मजा आएगा नहीं। तो पढ़ के तो आना है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट जो भी होता है, मैं नहीं भी होता तो भी मैं सबसे लास्ट में रहता हूँ, क्योंकि अगर किसी से नहीं होते क्वेश्चन तो फिर मुझे देने पड़ते हैं। तो अगर नहीं आया तो ये तो 2 क्लास हमने पढ़ी लास्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, वो आपको पढ़ के आना है। बाकी जो सर ने आई थिंक आज कार्डिक में क्या पढ़ाया था है, कम्युनिटी, कम्युनिटी कौन पढ़ाता है, स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी, 2 क्लास पढ़ा थी कम्युनिटी की, ओ माय, मेरे को बताया नहीं है तो। सो कम्युनिटी पढ़ा है 2 क्लास, तो आएगी, वो तो आनी है फिर, जो भी सर ने इस वीक में पढ़ा है उनका तो आएगा, वो तो 7 क्लास लेके बैठे, उनको देना ही पड़ेगा। और मेरी बोल रहा हूँ मैं कि अगर 100 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस वही होंगे, सेकंड क्लास होगी जहाँ पे हम ब्लड पढ़ रहे होंगे। हाँ नर्वस का भी एक इंट्रोडक्शन ही तो पढ़ा है, वो तो पढ़ लो, इसमें एक मिनट लगेगा ऐसे देखने में, CNS PNS खत्म, लिख लिया। और ऊपर अरे भाई जल्दी जल्दी लिखो, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ब्लड कार्डिक से पहले खत्म करना है, इतना धीरे कैसे होगा, लिख लिया। ये रेसो अलग से लिखना, रेसो बिटवीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन 2:1, ऐसे अलग लिखना है, इसी में आप भी लिख मत देना ऊपर नीचे से। वो करें, अब अगर आपसे पूछ ले, जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं, ब्लड सैंपल्स आप लेते हैं, तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनको, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले पढ़ा हुआ किसी ने ब्लड, कोई नहीं है, वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो बोल रहे होते सर तो ये लिखाते हैं, आपने इसका उल्टा पहले लिखा दिया। सो कंटेंट तो सब सेम ही होता है, सारी किताबें एक ही होती है, बस लिखवाने का मेरा हो सकता है कुछ पहले लिखाऊंगा, कुछ बाद में लिखाऊंगा, कुछ पहले पढ़ाऊंगा, कुछ बाद में पढ़ाऊंगा, सर सीक्वेंस अलग पढ़ा सकते हैं, उनका सीक्वेंस सेम नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, वैल्यू सारी वही होती है, कुछ चेंजेस नहीं होते, लिख लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक पेशेंट का सैंपल आपने लिया, सैंपलिंग आपने किया, और सैंपलिंग करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या क्या है, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है, जिसमें आप होल ब्लड लेंगे, होल ब्लड सैंपल आप ले लेंगे, निकाल लिया, अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 8 to 10 ml जो है आपको सैंपलिंग करनी है, और उस 8 to 10 ml होल ब्लड नियर बाई 8 to 10 ml, फिर इस ब्लड को आपको किसी भी एंटीकोगुलेंट वाइल में नहीं डालना है, डू नॉट पुट दिस ब्लड इन एन एंटीकोगुलेंट वाइल, इसको आपको किसी भी एंटीकोगुलेंट वाइल में पुट नहीं करना, नहीं तो क्लोट हो जाएगा, क्लोट होगा ही नहीं, इफ यू आर पुटिंग इन ए वाइल लाइक इरिटियो वाइल, और इन ए ब्लू कलर जो आपका सोडियम नाइट, जो आपका फ्लोराइड वाइल, सोडियम सिट्रेट वाइट, तो आप वहां पे ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देंगे, और क्लॉट नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा। सो आपको प्लेन सैंपल लेके इसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, टेस्ट ट्यूब देखा है, टेस्ट ट्यूब बचपन में आपने फोड़ी होगी बहुत सारी केमिस्ट्री लैब में, गर्म कर करके होती है ऐसी, कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, और उस सैंपल को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है, इनिशियली इट विल बी इन द रेड कलर, जब निकालेंगे तब तो क्या होगा, रेड कलर होगा ऐसे, सो दिस विल बी फिल्ड लाइक दिस, ये ऐसे होगा,
Then put this test tube for approximately nearby 1 hour 60 minutes. जब आप इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्लोट हो जाएगा ब्लड. Whenever the blood came in contact with air or external environment, it will be start clotting. कभी सोचा आप लोगों ने कि ब्लड बाहर आने के बाद क्लोटिंग क्यों होती है, अंदर क्यों नहीं होता है कभी? So blood will only clot when any type of foreign body or any type of contact in external environment. At that time the blood will start clotting. The clotting mechanism will start after that. तभी तो इंजरी होने के बाद क्लोटिंग होती है. कभी भी ऐसा नहीं अंदर ही क्लोट हो रहा है मेरे तो. वो होता है कब होता है, जब कोई फॉरेन बॉडी है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे हो सकता है. सो ब्लड को आपने रख दिया तो क्या होगा, उसमें क्लोटिंग स्टार्ट होगी. सो 60 मिनट रख दिया आपने, इससे क्या हो जाएगा, क्लोटिंग. क्लोटिंग होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस मशीन को लेना है, इस ब्लड की जो वाइल है इसको लेना है, टेस्ट ट्यूब को. एंड एक मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सिंपल वर्ड में बोले, हाँ वो तो बहुत बड़ा वर्ड है, वो बाद में बताऊंगा, पहले सिंपल जानिए. तो कुछ नहीं करना है, बस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रखा हुआ वाइल के अंदर जो सिंपल है उसको हमें फास्टली घुमाना है, मूवमेंट करना है, ऐसे मिक्सिंग करनी, हिलाना है, मूवमेंट करना है, फास्ट करना है. और एक कॉमन सी मशीन जो हम बचपन में बहुत खेला करते थे, मुझे याद है, और जो हम जहां हमने देखा था वो था डेयरी के अंदर. डेयरी होता है, मिल्क कलेक्शन करने वाले जो होते हैं, उनके पास एक ऐसा राउंड सा होता है और एक उस पे लगा होता है, तो हम बस उसको घुमाते रहते थे ऐसे, वो घूमती रहती थी ऐसे. जब आप उसका हैंडल को ऐसे करोगे तो वो बहुत फास्टली ऐसे मूव करेगी. तो आजकल तो सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ गया, लेकिन पहले वो होती थी. उसमें वो क्या करते थे, जो मिल्क होता है, मिल्क से एक 100 ml का जो बोतल होता है उसको फिल करके उसमें रखते थे और फिर उसको इसमें घुमाते थे. फिर घुमाने के बाद जो उसमें फेट होता है, फेट अमाउंट होता है, फेट कंटेंट होता है, वो अलग हो जाता था. वाटर कंटेंट अलग और मिल्क कंटेंट अलग. उससे ये पता चलता है कि आपने इसमें पानी कितना मिलाया, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इनसाइड इन दिस मिल्क. वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज करते थे. दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल. मशीन इज द सेंट्रीफ्यूगल मशीन. तो सेम ऐसी एक मशीन होती है जिसमें आपको इस वाइल को रखना है और इस वाइल को रख के इसको क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए. जब आप इसको रोटेट कर देंगे, इसमें ब्लड भरा था, रोटेशन कर दिया इसका, तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये रोटेट करने के, ये रोटेशन चल रहा है, इसके बाद अगली जो कंडीशन आएगी उसमें आप देखेंगे कि दिस इज द टेस्ट ट्यूब. दिस टेस्ट ट्यूब विल बी हैविंग 3 पार्ट. अपर पार्ट लुक लाइक अ येलोइश कलरेशन. अपर पार्ट में क्या दिखेगा आपको, येलो कलर. देन at this part there will be a whitish or little bit yellowish, दोनों मिक्स करने के बाद जो कलर होता है ऐसा आपको दिखेगा. दिख रहा है कुछ थोड़ा बहुत, नहीं दिखे तो इमेजिन कर लो ये व्हाइट वाला पार्ट है. एंड द लोअर पार्ट which will be in the रेड कलर. सो इट विल बी लुक लाइक इन 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट में आपको दिखेगा. ये जो 3 पार्ट है ये बन रहा है ड्यू टू द कंपोजिशन जो हमने पढ़ा था. अपर पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी द प्लाज्मा. Plasma or water content, because water is having less molecular weight compared to the cells and other things, so this will be plasma and it is approximately कितना था, 55%. And the thing which is present here, this will be, this is the red blood cell only, RBC. अभी लिखा था मैंने, RBC is the highest number of cell in our blood. सबसे ज्यादा किसका होता है, RBC का. So this is the lower part जहाँ पे ये रहेगी. And the thing which is present here, this is known as Buffy coat. So क्या बोलते हैं, बफी कोट. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सारा बनाया इतना, बफी कोट. सो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बफी कोट, इट इज द area which is present between the plasma and RBC. Upper part is the plasma, lower part is the red blood cell. In between these two, there is a layer which is known as Buffy coat, and it is formed by 2 types of cell, white blood cell and platelet. So यहाँ पे Buffy coat किससे बना है, तो आंसर क्या होगा, WBC and platelet. Both will combine and form Buffy coat, जो आपको यहाँ दिख रहा है इस क्रीम या व्हाइटिश कलर के अंदर जो दिखेगा. तो दिस इज द जो थिंग्स हम यूज करते हैं, जो आप इसको अलग अलग करने के लिए लेबोरेटरीज में यूज करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं. इससे हम पता लगाएंगे कि परसेंटेज कितना है, प्लाज्मा कितना है, आरबीसी कितना है, वो कम ज्यादा है तो ये अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगा. क्लियर है, कर लोगे, हटा दे. अरे इसमें क्या लिखोगे, कुछ लिखा ही नहीं मैंने तो, लिखने के लिए आगे बहुत सारा है अभी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लड सेल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में. अभी आज तो प्लाज्मा तक ही हो पाएगा, ब्लड सेल नहीं आएगा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कल हम पढ़ेंगे उनको कैसे बनता है तीनों का. हेमेटोपोइसिस होता है, लाइक इरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस, और पूरा सिस्टम हम कल डिस्कस करेंगे. ये जो आज पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है आपको, रिवाइज करके आना है, पढ़ के आना है, ताकि कल हमें उसमें हेल्प मिलेगा. बना लिया. सेंट्रीफ्यूगल, FUGEL.
नेक्स्ट ये है, देखो ये मशीन ऐसा, और इधर लिखा हुआ है सारा, देखो अभी ये आपका सैंपल ले लिया इन्होंने ऐसे वेन से, इसमें डाल दिया, फिर ये मशीन के अंदर रख दिया, फिर ऐसे क्या किया, रोटेट किया, रोटेट करने से ऐसे तीन हो गया, ऊपर, बीच में और नीचे। यस, क्या किया देखो इसमें लिखा हुआ इधर, इतना अच्छा लिखा हुआ देखो, यहाँ वहां लिख रहे हो आप लोग। सेल 45% प्लाज्मा इज 55%, 10 ml of whole blood will be collected, allowed to clot for 1 hour at room temperature and then centrifuge for 10 minutes at approximate 10 मिनट तक आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है विद द सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है उसके थ्रू। सो ये हो गया आपका प्रोसेस, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। So in the upcoming month, you have a big exam, that is ESIC, Employee State Insurance Corporation। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है, और फॉर्म को देख के नहीं डरना है। कभी कभी ऐसा लगता है इतने सारे कैंडिडेट, हमारा कहाँ नंबर है, ऐसे नहीं सोचना है। जो भी वैकेंसीज आती है, फॉर्म जो फिल किए जाते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला फैक्टर होता है कि वैकेंसी किस इंस्टीट्यूट की है। तो ESIC की वैकेंसीज होती है वो सबसे ज्यादा आराम करने वाली वैकेंसी होती है, यहाँ पे काम बहुत कम होता है, इसलिए एवरी nursing officer will try to get a job in ESIC. The second thing, ESIC is a central government vacancy and it is allow employees for transfer, not transport, transfer. Like in AMS, transfer is not allowed, AMS to AMS, but in ESIC, transfer is allowed. You can get job in your area, जो भी आपका एरिया, वहाँ पे आप ESIC hospital, ESIC dispensary, सब जगह आप क्या कर सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करवा सकते हैं if seat is vacant or available. The next thing is salary is equal to AMS or we can say little bit higher than AMS employees, थोड़ी बहुत ज्यादा होती है. The benefit which is provided to an ESIC employee is more than provided to an AMS employee. The most important benefit is AMS employee is considered as a permanent employee. हम permanent employee है, but not in central government. We are in an autonomous body. हम किसके अंदर आते हैं, autonomous में आते हैं. जो भी इंक्रीमेंट या कुछ भी मिलेगा वो हमें सबसे लास्ट में मिलता है. लाइक अभी जनवरी के अंदर जब हमारे बहुत सारे अलाउंसेस इंक्रीज हुए तो अभी तक हमें वो अलाउंसेस नहीं मिले हैं. इट इज जून चल रहा है लेकिन नहीं मिलते हैं. लेकिन ESIC में आप काम कर रहे हैं, RML, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, इनमें काम कर रहे हैं, तो आपके एमपीएस जो ये अलाउंसेस वो अगले दिन बढ़ जाते हैं. अदर मोर बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो पैसे कितने लग रहे हैं. इट इज आल्सो बिग फैक्ट कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे. एंड इस बार जो आपका फॉर्म फीस था वो फीमेल के लिए फ्री था. सो एवरीवन इज फ्री, और फ्री है तो फिर सब फ्री एग्जाम देने के लिए भी वो भर ही देंगे एग्जाम. ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपसे 3,000 रुपए कोई ले रहा है और एक फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है तो 3,000 वाले में थोड़ा डर जाओगे आप, थोड़ा पीछे हो गए, अगली बार भरेंगे, इस बार तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं. लेकिन जब फ्री होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, भर देते हैं, कोई नहीं, जो होगा दिक्कत. मेल कैंडिडेट की बात करें तो वहां पे भी बहुत कम फीस था, 100 रुपीज जो था जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए. आई थिंक 25 इज फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड फ्री फॉर SC ST. तो वहां भी फ्री था. 25 रुपए तो आजकल के एक चाय के लग जाते हैं, तो वो भी आपके लिए फ्री था, तो इसलिए सबने भर दिया. उसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वैकेंसी. अगर आपके पास 10 पोस्ट की वैकेंसी आती है तो वहां पे फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे. लेकिन वही वैकेंसी अगर 10,000 की हो तो आप देखोगे लाखों फॉर्म आएंगे. तो यहाँ पे 2,000 के समथिंग पोस्ट है तो इसलिए फॉर्म ज्यादा है. बट कुछ भी डरने की बात यहाँ पे नहीं है. आधे कैंडिडेट तो एग्जाम देंगे नहीं, पर आधे देंगे. लाइक मैं दूंगा तो मेरा कोई काम ही नहीं, वहां पे क्या करना मुझे, इसलिए मैं तो ऐसे ही देने जाऊंगा आपके साथ, वापस आ जाऊंगा, भरूंगा भी नहीं मैं. डोंट वरी, आई विल नॉट फिल द क्वेश्चंस, मैं नहीं भरूंगा उसको. लाइक अभी MSc का भी पेपर देखा है पर मैंने भरा नहीं था, क्योंकि क्यों किसी को खराब करना, जब मुझे सीट नहीं मिल सकती या मेरा कंडीशन ऐसा है कि हम जा नहीं सकते तो फिर हमें क्यों किसी का कुछ. मैं तो जस्ट पेपर टेली करने के लिए गया था, वो करके वापस आ गया, भरा नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, डोंट वरी वहां पे. उसके अलावा जैसे मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो वहां पे क्या करेंगे, एग्जाम देंगे. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी लगे हुए वो भी देंगे, पर उनको आता कुछ नहीं है, वो 5-7 साल हो गए उनको कुछ नहीं आता, वो सब डम एंड डफ है और कुछ नहीं आएंगे, उनको RBC क्या होती है वो भी नहीं पता उनको भी. तो इसलिए किसी से नहीं डरना है. आप लोग अभी लेटेस्ट कंपटीशन में हो, सबसे बेस्ट कंपटीशन में हो, और सबसे बेस्ट वैकेंसी आपके लिए आई है, क्योंकि ESIC की वैकेंसी 2019, हाँ 19 में हुआ था लास्ट, और उसके बाद अभी 2024 में हो रहा है, 5 साल बाद. तो एक आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगली बार वापस 5 साल बाद आएगी, और वो भी कितनी आएगी पता नहीं. तो नॉट सेट से पहले यही चिपक जाओ, नॉट सेट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. यस, चले आगे नेक्स्ट. तो ये तो हमने अभी बनाया था, प्लाज्मा 55 ये 45 ये बफी कोड लेस देन 1%, ये तो हो गया. और इसमें बफी कोड में क्या क्या होगा, प्लेटलेट एंड व्हाइट ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट जो होती है दोनों, तो आपने लिख लिया आई थिंक ऑलरेडी. ये तो नेक्स्ट प्लाज्मा, नेक्स्ट इज प्लाज्मा. So blood के दो compositions है, one is the plasma and second one is the blood cells या formed element. So first we complete the plasma and the major component blood cell जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बाद में. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं प्लाज्मा, it will be little bit yellowish और little bit greenish टाइप आपको देखने को मिल सकता है. 55% टोटल अमाउंट जो हम ब्लड के अंदर देखते हैं, तो टोटल कंपोजिशन में 55% आपका क्या है, प्लाज्मा है. कलर की बात करें तो इट इज क्लियर येलोइश फ्लूइड और स्ट्रो कलर जो आता है, थोड़ा बहुत ऐसा कलर. ब्लड विदाउट ब्लड सेल इज नोन एज प्लाज्मा. व्हाट इज प्लाज्मा, तो आंसर क्या होगा,
द ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स, जो सेल्स है उनको बाहर निकाल दो ब्लड में से, पीछे जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा. सो इट इज द ब्लड विदाउट ब्लड सेल. कंपोजिशन, वी ऑलरेडी डिस्कस द कंपोजिशन, जो आपने ऑलरेडी बना ली. H2O अभी लिखा था, और लिखा था 92%, 91 to 91. प्रोटीन लिखा था 7%, अदर्स में 2%. तो ये सारा आप लोगों ने पहले ही लिखा है. यस, मिसमैच कर रहा है कुछ है? वो करें. लिख लिया, वी ऑलरेडी मेंशंस, पहले ही लिख दिया सारा. ये वापस नोट करने से डबल डबल क्यों करना है? फर्स्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन जो हम बात कर रहे थे तीनों, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं. जैसे पहला एल्बुमिन. फर्स्ट एमसीक्यू जाता है, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन. सबसे ज्यादा नंबर में प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? तो आंसर लिखना है एल्बुमिन. सो एल्बुमिन नियर, ये जो परसेंटेज में लिखा हुआ है कितना बॉडी में बनता है, जो एल्बुमिन 54% इज मेड इन लीवर. इट हेल्प कीप द ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड. टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें 55% कौन है? आपका एल्बुमिन है, और वो कहां से बनता है? लिवर से बनता है. 54 55 भी लिख सकते हैं. इट इज बेटर टू राइट 55%, सो यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली. सो 55% जो टोटल होते हैं, तीन अपन लिखे थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन. 100% करने पे 55% किसका आएगा? एल्बुमिन का. सो 55%, और ये कहां बनता है बॉडी में? लीवर. एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ लिवर डिजीज लाइक लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, person will have the lack of plasma protein albumin and person will suffering with the edema, NSR का बहुत सारी कंडीशंस आप देखते हैं. तो लिवर का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एल्बुमिन नहीं बनेगा. और ये ब्लड वेसल्स में ब्लड को लीक आउट होने से प्रिवेंट करता है. कैसे करता है? कैसे लीक नहीं होने देता है? अभी तो बताया था, इट क्रिएट ए पुलिंग प्रेशर. ब्लड को अपनी ओर पुल करके रखता है, खींच के रखता है, तो कैसे बाहर जाएगा फिर? सो इट क्रिएट ए पुलिंग प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर. नॉर्मल लेवल इज 4.7 ग्राम परसेंट, जो हम ऑलरेडी मेंशन किया अभी. और अगर ग्राम पर डीएल में आपको पूछा जाए तो 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल, और अगर लीटर ग्राम पर लीटर में पूछे तो 35 टू 55 ग्राम पर लीटर. एक लीटर में 35 टू 55 ग्राम पर लीटर. एल्बुमिन का लेवल अगर डिक्रीज होता है तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और उससे क्या हो जाएगा? एडिमा. दैट लीड टू एडिमा. मूव करें. एल्बुमिन. नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन. लिख लिया. ओके, मेंटेन द ऑस्मोटिक. लिख लिया. ये ऑलरेडी लिखा था हमने. एक दो कुछ और लिखा हुआ है, पता नहीं है. और ग्लोबुलिन लिख दिया. साइड में लिख दो, ऐसे थोड़ी जगह होगी कहीं पे भी. ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपने लिखा ही है पहले ही. प्री एल्बुमिन कैरी T3 एंड T4 हार्मोन. एल्बुमिन की बात करें, बिफोर मैच्योरेशन इट इज कंसीडर्ड एज एन प्री एल्बुमिन. सो अगर इसका प्री एल्बुमिन फॉर्म है तो वो क्या करता है? T3 T4 हार्मोन को जो बॉडी के अंदर वेरियस बॉडी पार्ट में ट्रैवलिंग करना है, वो ये हेल्प करेगा. एंड उसके अलावा क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर. बिलिरुबिन जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है तो हाई अमाउंट में क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है, बनता नहीं बनता है? और वो बनता है बिलीवर्डिन फॉर्म में. और उस बिलीवर्डिन जो टॉक्सिक होता है उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? स्प्लीन में जो डिस्ट्रक्शन होता है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. यस, तो वहां पे बनेगा बिलीवर्डिन. बिलीवर्डिन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर. और इसको ले जाने का काम कौन करेगा? एल्बुमिन. एल्बुमिन इज अ ट्रांसपोर्टर फॉर बिलीवर्डिन फ्रॉम स्प्लीन टू liver, and in liver it will be converted in biliverdin to bilirubin, and bilirubin will be excreted out from the body through urinary system and GI system. So these are the functions of our albumin. Major function is maintaining osmotic pressure. Next is globulin and fibrinogen. Yes, move करें. The next is the globulin. Globulin approximately 38% out of total plasma protein, and normal weight, normal plasma level is 2.3 gram percent. It form antibodies in the blood like IgG, IgM, IgA. जो आपकी एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? ग्लोबुलिन के थ्रू. तो ये आपको प्रोटेक्शन बनाने में, एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करता है ग्लोबुलिन.
the last plasma protein in our plasma, that is fibrinogen. Very less amount is there but very helpful in clotting. जब भी हम clotting की बात करते हैं बहुत help करेगा. ये रेशो तो लिख दिया था आपने पहले ही. Fibrinogen, it is approximately 4%. और in gram percentage बात करें blood plasma में तो 0.39 gram percentage the level of fibrinogen, and the function is it is essential for blood coagulations. First blood clotting factor जो पढ़ते हैं blood clotting factors हम पढ़ेंगे आगे. वहां पे पहला कौन आता है? Fibrinogen. Fibrinogen converted into the fibrin during blood clotting, and it is also known as clotting protein. Clot करने वाला protein, that is fibrinogen. So these are the plasma protein in our blood. Others जो थे वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिखा था मैंने. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स इनऑर्गेनिक, एंड अदर्स जो ऑर्गेनिक में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिक वेस्ट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, टॉक्सिन्स, ड्रग्स सारे किसमें आएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट में. तो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेनिंग ऑल द सोल्यूट जो आपके ब्लड में है वो किसमें आएंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर. अच्छे से कल रिवाइज करके आएंगे. अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन पार्ट ही था. तो पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगा और अगली क्लास जो हम पढ़ेंगे 5:30 से उसमें भी आपको क्या मिलेगा पूरा बेनिफिट मिलेगा इस क्लास का. यस, जहां भी डाउट लगे तुरंत पूछ लेना है. डाउट को घर लेके नहीं जाना है, नहीं तो कल तक तो भूल जाओगे डाउट को. टॉपिक तो ठीक है बट डाउट भी भूल जाओगे. मूव करें नेक्स्ट. अरे अदर्स वाले ऑलरेडी लिख दिया, आप लिखोगे नहीं, मैं दिखाऊंगा सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नोटबुक खराब नहीं करनी है. अदर्स इनऑर्गेनिक सोडियम पोटेशियम ये लेवल तो सब आते हैं आपको, याद है कि नहीं है? हाँ, लेवल नहीं लिखने आते हैं आपको. सो इतने सारे होते हैं ये. सोडियम 135 to 145, पोटेशियम 3.5 to 5.1, क्लोराइड 97 to 107, बाइकार्बोनेट 22 to 27, कैल्शियम 8.5 to 11, मैग्नीशियम 1.6 to 2.6, फॉस्फोरस 2.7 to 4.5, 65 to 170, आयरन मेल में और फीमेल में 50 to 150 mg per dl. So these are the levels, various जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में उनका लेवल आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर सोल्यूबल सोल्यूट. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ये कंप्लीट क्या होता है आपका ब्लड का कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट होता है. सॉरी, अभी हमारा कौन सा पार्ट बचा? मेन पार्ट, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूरा बेसिस है इस पूरे सिस्टम का. ब्लड का पूरा सिस्टम का बेसिस ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. एनाटॉमी, फॉर्मेशन, फंक्शन, एब्नॉर्मलिटीज जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे. लिख लिया? The last part of the plasma is organic component. लास्ट पार्ट क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट. मूव करें. यू आर राइटिंग एवरीथिंग बट नॉट गिविंग आंसर ऑफ एनीथिंग. किसी का भी आंसर नहीं देते हो. लिखते सब कुछ हो, मैं ऐसे कर दूं तो वो भी कर देते हो ऐसे. ये भी कुछ तो होगा. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक लिख दिया, ये नहीं लिखना है, सारे लिख दिए थे आप लोगों ने पहले ही. ब्लड सेल्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास टुमारो. वेरी इंपॉर्टेंट, कल पढ़ के आएंगे सभी. सो कल अच्छे से समझना है पूरा सिस्टम जो हमने पढ़ा उसको पढ़ के आना है. थैंक यू.